Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about G2 phase. इससे पहले हम इंटरफेज से दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, दो फेजेस. सबसे पहली थी G1 फेज जिसे ग्रोथ 1 फेज भी कहा जाता है या गैप 1 फेज भी कहते हैं. दूसरी फेज थी सिंथेसिस फेज जिसे S फेज कहते हैं और वहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है. तीसरी जो फेज है उसका नाम है G2 फेज, इसे ग्रोथ 2 फेज कहा जाता है और यहाँ पे सेकेंड टाइप की ग्रोथ होती है और ये लास्ट फेज है. इसके बाद सेल डिवीजन होगा, तो ये लास्ट प्रिपरेटरी फेज बच गई. ठीक है, तो G2 फेज में क्या होगा ये चीज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. G2 phase, it is the last phase of the interphase, also known as gap 2 और growth 2 phase. G2 phase लास्ट फेज है. इसके बाद सीधा सेल डिवीजन होगा. सेल डिवीजन में या तो माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है. मियोसिस के टाइम पे भी सेल वही इंटरफेज उसमें भी होगा, पर मियोसिस थोड़ा अलग टाइप का डिवीजन है. तो डिवीजन में हम बात करेंगे माइटोसिस मियोसिस की. मोस्ट कॉमनली हमारी सारी सेल्स में माइटोसिस की प्रोसेस होती है. This phase occurs between S phase and M phase. M phase को यहाँ पे माइटोसिस लिखा है क्योंकि मोस्टली हमारी सेल में माइटोसिस की प्रोसेस होती है. एक सेल से दो सेल्स बनती है जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. In this phase, a cell completely prepares for division. मियोसिस जो प्रोसेस है, मियोसिस की प्रोसेस केवल गैमीट्स में होती है. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था. In this phase, a cell completely prepares for division. अब यहाँ पे ये लास्ट फेज है. इसके बाद सेल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी सेल डिवीजन के लिए. इसके बाद फिर माइटोसिस की, अगर मियोसिस की बात ना करें, माइटोसिस मोस्ट कॉमन है, तो उसमें सबसे पहली जो फेज आएगी, माइटोसिस की भी अलग अलग फेजेस होती हैं, तब सेल उस फेज में जाएगी. इसलिए सेल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट्स है. यहाँ पे दो मेन फेजेस तो हैं, दो सबसे मेन स्टेजेस हमने बात की, इंटरफेज और एम फेज. लेकिन इंटरफेज में भी आपने तीन फेजेस देख ली. आगे माइटोसिस या मियोसिस देखेंगे. दो टाइप की सेल डिवीजन होते हैं. ठीक है, दोनों नहीं होते, एक टाइप की सेल में एक ही होगा. केवल गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है. ये तो बेसिक चीज है. ठीक है, तो अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी अलग 4 फेजेस आएगी. मियोसिस में वैसे ही 8 फेजेस होती हैं और उसके अंदर भी मियोसिस का जो टॉपिक है वो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है. माइटोसिस की बात करें तो वहां पे भी आपको 4 और फेजेस मिलेगी. तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी फेजेस यहाँ पे हो रही है. इसलिए यहाँ पे काफी सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स इसलिए कहा था सेल साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स सीरीज वाइज चल रहे हैं. एक इवेंट खत्म हो गया और वो इवेंट में जो सेल प्रिपेयर करेगी वो दूसरे इवेंट के लिए. पहला वाला जो गैप 1 फेज था वो उस टाइम पे सेल प्रिपेयर किसके लिए होती थी, एस फेज के लिए. फिर एस फेज में G2 फेज के लिए प्रिपेयर होगी. G2 फेज में अब मियोसिस की जो पहली फेज होगी उसके लिए प्रिपेयर होगी. ठीक है, तो यही चीज होती है. G2 फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं. What happens in G2 phase? G2 phase में क्या क्या चेंजेस होते हैं. सबसे पहले तो सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्रोटीन्स. जो पहले से प्रोटीन्स बन रही थी, गैप 1 में हमने देखा था प्रोटीन सिंथेसिस का. सेल ग्रो होती है साइज में और कुछ रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करती है. इसकी वजह से साइज भी बड़ा होता है और डेवलपमेंट होता है एक सेल का. वही चीज है, ये भी ग्रोथ फेज है और यहाँ पे भी फिर से जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होना कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आगे की प्रोसेस के लिए भी कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. और प्रोटीन्स यहाँ पे केवल एंजाइम के लिए नहीं, बल्कि आगे एक जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी प्रोटीन्स का बना हुआ है. तो ये जो साइटोस्केलेटन है, इसके बाद अदर ऑर्गेनेल गायब हो जाते हैं, मतलब डिसअपेयर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए. और उस टाइम पे केवल न्यूक्लियस जो मटेरियल है, जिसके हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, उसमें सेपरेशन होता है और उनके सेपरेशन के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. आगे हम माइटोसिस मियोसिस में देखेंगे स्पिंडल को. और ये जो स्पिंडल्स होती हैं ये साइटोस्केलेटन के पार्ट्स हैं. साइटोस्केलेटन ही आगे चल के स्पिंडल लाइफ का स्ट्रक्चर बनाता है. कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा. आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा है तो यहाँ पे से एक बिंदु रहता है और उसमें से काफी सारे स्पिंडल्स इस तरीके से निकले हुए रहते हैं. और फिर यहाँ पे आप क्रोमोसोम्स को दिखाते हो, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, मान लीजिए 3 को मान लिया, और कुछ इस तरह साइड से भी होंगे. ये इक्वेटर प्लेन में रहते हैं और उसके बाद फिर दोनों ही अलग अलग पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ होता है सेल में. जब डिवीजन होगा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो स्पिंडल फॉर्म हुए हैं ये साइटोस्केलेटन के ही होते हैं
और साइटोस्केलेटन में क्या है, साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, तो इसलिए ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये कंटिन्यू रहता है इस फेज में भी। प्रोटीन सिंथेसिस फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन, मेनली जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है उसका यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ठीक है। दूसरा एटीपी सिंथेसिस, ये भी यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे एटीपी जो सिंथेसिस है, एटीपी की जरूरत क्या है, एटीपी का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसलिए जितना भी एनर्जी यूज होगी सेल डिवीजन में, वो सारी एनर्जी हमको कहां से मिलती है, एटीपी सिंथेसिस से, ठीक है। नेक्स्ट आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन अगर फॉर्म हो रही है, प्रोटीन कहां से बनती है, आरएनए से बनती है। एक और प्रोसेस है, जैसे हमने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन की, वैसे ही एक प्रोसेस है प्रोटीन फॉर्मेशन की भी। पहले डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और उसके बाद अमाइनो एसिड्स के जोड़ने से प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। इस चीज को हम फंडामेंटल प्रोसेसेस में देखेंगे। अभी हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, आरएनए सिंथेसिस के बाद फिर प्रोटीन्स बनती है आरएनए की वजह से। आरएनए का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। आरएनए की वजह से एमआरएनए, टीआरएनए यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आरएनए की वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन हो पाता है, और प्रोटीन इसलिए यहाँ पे जरूरी है। तो पहले आरएनए सिंथेसिस भी यहाँ पे होगा और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। तो यहाँ पे भी सेल ग्रो होती है, न्यूक्लियस यहाँ पे डेवलप होता है आगे आने वाली सारी प्रोसेसेस के लिए, और इसके बाद जो अदर ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपेयर होने भी लग जाते हैं। और एक और चीज है, वो है क्रोमोसोम का कंडेंसिएशन। इसके बाद जो फेज आएगी उसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए का कंडेंसिएशन। डीएनए हमने कहा था कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, डीएनए जो होता है वो सेमी कंडेंस फॉर्म में होता है हमारे सेल के अंदर नॉर्मल सिचुएशंस में। जैसे ही सेल डिवीजन होने लगता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड सेमी कंडेंस फॉर्म, उससे हाईली कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं केवल सेल साइकिल के टाइम पे। और क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो सेम रहता है, ठीक है, 2n ही रहता है। अगर उसका रेप्लिकेशन भी हो गया है तो भी, क्योंकि सेंट्रोमियर दोनों का सेम है, ठीक है। इसलिए हम क्रोमोसोम को ऐसे एक्स से दिखाते हैं। वो एक जो एक्स की एक लाइन है वो किसकी वजह से है, मान लीजिए ऐसे करके क्रोमोसोम्स को दिखाते हैं, तो ये किसकी वजह से, क्योंकि एक डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से एक क्रोमोसोम का दूसरा भी सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे मिल गया है हमको, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसलिए क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे कंडेंसिएशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो प्रोफेज आएगी वहां पे यही चीज आप इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस में, ठीक है। तो पहले इस चीज को हमने समझ लिया, ये लास्ट फेज है। इसके अलावा एक और फेज होती है, अगर कोई सेल नहीं चाहती कि वो डिवीजन में जाए तो फिर क्या होता है, उसकी एक और फेज आ जाती है इसके बाद, और वो फेज होती है डिवीजन के बाद। ऐसा नहीं कि पहले वो G1 फेज में जाएगा या सिंथेसिस फेज में जाएगा, सीधे ही जिस टाइम पे डिवीजन होगा नई सेल बनेगी। अगर वो सेल नहीं जा रही है, मतलब वो क्विट कर देती है डिवीजन को, तो उसमें ये सारी फेजेस नहीं चलेगी। उसमें ना G1 फेज चलेगी, ना S फेज चलेगी, ना ही G2 फेज चलेगी, कोई फेज नहीं चलेगी, सीधे G0 फेज आ जाएगी। ये टेम्पररी हो सकती है और परमानेंट हो सकती है, ठीक है। G0 फेज एक और फेज है जिसका नाम है G0 फेज। ये फेज तब होती है जब कोई सेल फर्दर डिवीजन नहीं चाहती। मतलब ऐसी केस में, कोई ऐसा केस है कि एक सेल से दो सेल्स बन गई, पहले में डिवीजन हो गया, फर्दर जो दो डॉटर सेल्स बनी है वो अन्य किसी डिवीजन में ना जाए, मतलब वो वैसा ही रहना चाहती है, उनमें फर्दर कोई चेंजेस ना हो, ना तो G1 फेज आए, ना S फेज आए, ना ही G2 फेज आए। मतलब एक ऐसी फेज जहां पे उनका जो डिवीजन का जो कैपेसिटी है वो एकदम क्विट कर दे, वो उसको क्विट कर दे, वापस से कोई फर्दर डिवीजन उनमें ना हो पाए। तो ऐसी कंडीशन, ये फेज जो आ जाएगी ये कहलाएगी G0 फेज। अब यहाँ पे कोई भी M फेज नहीं आएगी, कोई इंटरफेज के आधे जो भी हमने फेजेस पढ़ी है वो नहीं आएगी। वो सेल परमानेंटली, हो सकता है कि ये परमानेंट हो सकता है ये टेम्पररी हो। परमानेंट के केस में सेल कभी भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे आपने परमानेंट टिश्यूज के नाम सुने होंगे, प्लांट के केस में परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, वो G0 फेज में होते हैं, उनमें फर्दर डिवीजन नहीं हो पाता है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनमें फर्दर डिवीजन हो पाता है और इनमें कैपेसिटी होती है डिवीजन की इन सेल्स में, ये जो सेल्स प्रेजेंट होगी इन टिश्यूज में।
तो वापस से ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो परमानेंट टिश्यूज में कब कन्वर्ट होंगे, जब वो G0 फेज में चले जाएंगे। तो परमानेंट टिश्यूज वही टिश्यूज हैं, वही सेल्स हैं इन टिश्यूज की जो वापस से डिवीजन में नहीं जाती है, अपने डिवीजन को क्विट कर देती है। दिस इज द नॉन डिवाइडिंग फेज। This phase occurs when cell do not go through any further division and development. इसके बाद सेल में कोई भी डिवीजन या कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब जो चेंजेस होंगे वो भी नहीं होंगे। एक बार डिवीजन हो गया उसके बाद ये परमानेंट बन गई, मतलब परमानेंटली क्विट कर देगी या तो टेम्परली क्विट करेगी, तो उस टाइम पे डिवीजन नहीं होगा। तो ये जो फेज है जहां पे कोई भी चेंजेस सेल में नहीं हो रहे हैं या फर्दर डिवीजन में नहीं जा रही है, वो फेज क्या कहलाती है, G0 फेज। इट कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट। टेम्पररी के केस में क्या होगा, टेम्पररी ये क्या होगी, क्विट कर देगी डिवीजन से, वापस किसी डिवीजन में नहीं जाएगी और कुछ समय के बाद फिर से डिवाइड होने लग जाएगी। परमानेंट के केस में ये कभी डिवाइड नहीं होगी। इन केस ऑफ प्लांट मैंने कहा परमानेंट टिश्यूज जितने भी होते हैं उनकी जो सेल्स है वो वापस से डिवीजन में नहीं जाती है, ये परमानेंट हो चुके हैं, इसके बाद ये वापस डिवीजन में नहीं जाएगी। इन केस ऑफ ह्यूमंस इसका एग्जाम्पल है न्यूरॉन सेल। जो हमारी न्यूरॉन सेल होती हैं वो फर्दर किसी भी डिवीजन में नहीं जाती है, जितना इन्होंने डेवलप होना है उतना वो डेवलप हो चुकी है, इसके बाद ये फर्दर डिवीजन में नहीं जाती है और ये हमेशा किस फेज में रहती है, G0 फेज में। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल का एग्जाम्पल है। प्लांट के केस में परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सब के सब सेल्स G0 फेज में होती है। तो ये था G0 फेज एंड G2 फेज के बारे में। इस तरीके से हमने जितना भी इंटरफेज है वो कंप्लीट कर लिया है सेल साइकिल का एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन है एम फेज, जिसे मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेनली जो डिवाइडिंग फेज है उसमें क्या होता है, दो टाइप के फेजेस हैं, आपने नाम सुना होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो ये दोनों ही टाइप क्या है और इनकी प्रोसेसेस क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पर्टिकुलर सेल साइकिल का। तो वो चीज हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक छूट गया है, वो है चेक पॉइंट्स का सेल साइकिल में और सेल साइकिल के रेगुलेशन का। तो रेगुलेशन बाद में हम बात करेंगे, पहले सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे एम फेज से। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेक पॉइंट से। यहाँ पे चेक पॉइंट का भी एक टॉपिक रह गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।